डायरेक्ट सेलिंग इज द एडवांस वर्जन ऑफ सेल्स। बेचने की जो उच्चतम प्रक्रिया है उसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। हम और आप जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होती है उसका कॉस्टिंग अप्रॉक्स 40 रुपीज के आसपास का होता है और इन बिटवीन 60 रुपीज एक्सपेंस होती है और प्रोडक्ट हमें जो मिलता है वो 100 रुपीज में मिलता है। इसके बीच में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, सेल्स फोर्स, रिटेलर्स, एडवर्टाइजर्स और भी बहुत कुछ, जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। और यदि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ और डायरेक्टली किसी डायरेक्ट सेलर के माध्यम से कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचती है तो उसे हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं। उसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। कुछ लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के भी नाम से इसे जानते हैं। दोस्त, यदि मैं इस इंडस्ट्री को परिभाषित करूं तो मेरा मानना है किसी भी इंसान जो मिडिल क्लास के फैमिली से ताल्लुकात रखता है वो यदि अपने जीवन काल में किसी भी रीजन से अपने सपनों को साकार नहीं कर पाया तो डायरेक्ट सेलिंग उसके जिंदगी में दोबारा से एक मौका देती है उस सभी सपने को साकार करने के लिए जो पहले वो नहीं कर पाया। ये मेरा डायरेक्ट सेलिंग को लेके परसेप्शंस है, ये मेरा परिभाषा है। हर किसी का अपना अपना होता है। इस डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास के बारे में यदि मैं आपसे डिस्कस करूं, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में 1886 ईस्वी में इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी एक अमेरिकन बिजनेसमैन के माध्यम से, और जहां कॉस्मेटिक और परफ्यूम सेल किया जा रहा था। लगातार यह इंडस्ट्री यूएसए में चलती रही। 1943 में उस कंपनी का नाम बदला गया और रखा गया एवन। सबसे पहले 1910 में यूएस डायरेक्ट सेलिंग का एक संगठन बनाया गया और 1951 में टपरवेयर करके एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो एस्टैब्लिश हुई और इंडिया में 1995 में वो कंपनी आई थी। एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, एम्बे, जिसे पहले द अमेरिकन वे के नाम से जाना जाता था। यह कंपनी हिंदुस्तान में 94-95 में आई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। हिंदुस्तान ने अपनी खुद की कंपनी मोदी केयर 1996 में लॉन्च हुई और इस इंडस्ट्री में हम और आप जैसे बहुत सारे लोग काम करना शुरू किए। लेकिन हमारे भारत सरकार के पास इस इंडस्ट्री को लेके कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं था। समय बीतता चला गया। नवंबर 2014 में इसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक कंपनी का जन्म हुआ जिसे हम एस्क्लेपियस वेलनेस के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में हम इस एस्क्लेपियस वेलनेस को AWPL भी कहते हैं। यह कंपनी चली तो सही, नेक नियत से हिंदुस्तान में आई तो सही, चूंकि गवर्नमेंट के पास कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था, कंपनी चाह के भी लोगों का परसेप्शन बदलने में नाकामयाब रही। हमारे एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए एमडी सर के लिए। हमारे एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर लगातार प्रयास में लगे रहे
डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और गवर्नमेंट के बीच एक ब्रिज का काम किया। उन्होंने लगातार सरकार के साथ संवाद स्थापित कर डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल्स और रेगुलेशंस की डिमांड करता रहा। फाइनली सितंबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के रूप में एक प्रस्ताव पारित हुआ। आप सभी को पता है यह प्रस्ताव पारित करने वाले हमारे आपके बीच के रहने वाले केंद्रीय मंत्री मिस्टर राम विलास पासवान जी थे, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, शायद यहीं आसपास के रहने वाले। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, गाइडलाइन तो पारित हुआ और इसके तहत जुलाई 2017 में लगभग 1,35,000 कंपनियों का दस्तावेज हिंदुस्तान से खारिज हुआ, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं था, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं था। इसलिए आप तो जानते हैं हिंदुस्तान में डुप्लीकेसी तो धड़ल्ले से चलता है, इस पे कंट्रोल नहीं किया गया। एमडी सर ने अपनी एफर्ट को और भी ज्यादा बढ़ाया। उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आइडेंटिटीज ऑफ इंडिया, 15 मार्च 2021, और यह संगठन का प्रेसिडेंट बना आपके कंपनी एसलीपीएस वेलनेस का एमडी एनसीओ मिस्टर संजीव कुमार सर। और इनके बहुत सारे कंपनी के मालिक मेंबर बने, जैसे आपके वेस्टीज कंपनी का मालिक मिस्टर बाली सर, आपके आरसीएम कंपनी का मालिक मिस्टर छाबरा जी। और इन्होंने लगातार गवर्नमेंट के साथ अप्रोच किया। पहली बार 28 दिसंबर 2021 को एक एक्ट पारित हुआ, दैट इज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओवर डायरेक्ट सेलिंग। और उस दिन हम और हमारे इंडियंस को पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग में भी कैरियर बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियां थी उस एक्ट में। उस एक्ट में मेंशन किया गया था कि आपके माध्यम से जो सेल होता है उसी का कमीशन आपको मिलेगा, आपके टीम के माध्यम से जो सेल होता है उसका कमीशन आपको नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हंगामा फैल गया, बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने ज्ञान देना शुरू किया कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का अस्तित्व खत्म हो गया। अब हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन लाख लाख धन्यवाद हमारे एमडी एनसीओ मिस्टर संजीव कुमार सर का, जिन्होंने लगातार गवर्नमेंट के साथ अप्रोच बनाता रहा और जुलाई 2022 में उस एक्ट में संशोधन लाया गया, जहां पे एक वर्ड्स ऐड किया गया कि डायरेक्ट सेलर खुद और अपने नेटवर्क के इफेक्ट से भी कमीशन जनरेट कर सकता है। और आज मैं प्राउडली आपको कह सकता हूं, हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग जो है भारत सरकार के गाइडलाइन में चलती है और टोटल 461 ऐसी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है और जेन्युइन वे में इस हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही है। यदि 461 में जो भी इंसान अपने आप को कैरियर के स्वरूप इस बिजनेस को एडॉप्ट करना चाहता है तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। लेकिन यह हिंदुस्तान है, यहां डुप्लीकेसी की कमी, तो मैं आपको चुपके से बता दूं, भारत में 1.5 लाख से ज्यादा कंपनी आज रन हो रहा है, 1.5 लाख से ज्यादा, लेकिन जेन्युइन कितना है? 461। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कहते हैं दुनिया का सबसे ज्ञानी जो है वो एक ही बाबा है, जैसे हम बोलते हैं गूगल बाबा, तो गूगल बाबा पे जाके सर्च मारिए अपडेटेड लिस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, तो एक पेज खुलेगा और वहां पे आपको कंपनी का लिस्ट दिखेगा, टोटल 461। और प्राउडली कह सकता हूं कि हमारी एसलीपीएस वेलनेस भी उसी में से एक है। आज हमारी एसलीपीएस वेलनेस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में उभरती हुई कंपनी नहीं है, फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं कंपनी नहीं है, बल्कि मैं तो यहां ये कहता हूं कि हमारे एमडी सर का हाथ सिर्फ एसलीपीएस के साथ ही नहीं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ है। इसलिए पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एमडी सर को आज अपने रोल मॉडल के स्वरूप में स्वीकार करता है। कुछ ग्राफ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा इस स्क्रीन पे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो ग्रोथ का रेशियो है वो 67% है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ओनली 7%। ऐसा क्यों?
एक बार आप डायरेक्ट सेलिंग को समझने की कोशिश कीजिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्स 35 करोड़ है, अप्रॉक्स 35 करोड़ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं 2025 का डाटा है, यूएसए में 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। कितना? 1,25,000 करोड़ का, जबकि पॉपुलेशन कितना है? पॉपुलेशन कितना है? यदि मैं चाइना की बातें करूं तो पॉपुलेशन है 142 करोड़, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि हम इंडियन है, हमने उसे बीट कर दिया, जानते हो आप लोग। तो चाइना, जिसकी पॉपुलेशन 1,42 लाख के अप्रॉक्स है, उसका डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है 88,000 करोड़। कितना है? 88,000 करोड़। सबसे कम पॉपुलेशन की बातें यदि मैं आपसे करूं तो मलेशिया 3.6 करोड़, 3 करोड़ 60 लाख लोगों की आबादी है मलेशिया का। और मलेशिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है 71,000 करोड़। कितना है? 71,000 करोड़। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इंडियन, इस हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स 146 करोड़ है, 146 करोड़ है। और डायरेक्ट सेलिंग का जो 2025 का जो टर्नओवर है वो 22,182 करोड़ मात्र। अब इसको 2 वे में आप ले सकते हैं। यदि आपको निगेटिव लेना है तो आप सोचिए कि यार मलेशिया जहां पे 3.5 करोड़, 3 करोड़ 60 लाख की आबादी है और 71,000 करोड़ का टर्नओवर है, भारत 146 करोड़ की आबादी है लेकिन टर्नओवर सिर्फ 22,182 करोड़ का है। यह है निगेटिव वे। लेकिन यदि आप पॉजिटिव वे लेना चाहो तो मेरे दोस्त कहता हूं, जिस कंट्री की औकात, जिस कंट्री में पॉपुलेशन सिर्फ 3 करोड़ 3.5 करोड़ का है, वो 71,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 146 करोड़ है। आज हम 22,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है, आज हिंदुस्तान में टोटल पॉपुलेशन का ओनली 2% ही ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हुआ है, 98% बचे हुए हैं, 98% बचा हुआ है। आप सोच के देखो, जिस दिन वो 98% इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा, उस दिन इसका टर्नओवर कहां जाएगा। और यदि हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर बढ़ेगा तो आप जो आज एसएलपीएस में हो, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का हिस्सा हो, आज आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टोपाज, रूबी हो, आपका टर्नओवर कहां जाएगा? सोच के देखो। डिपेंड आप पे करता है कि आप सोचते कैसे। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंडस्ट्री को लेते कैसे हो। आप चाहोगे तो यहां से 1,000 भी कमा सकते हो, आप चाहो तो यहां से 10,000 भी कमा सकते हो, आप चाहो तो यहां से 20,000 कमा सकते हो, 50,000 कमा सकते हो, आप चाहो तो यहां से लाख रुपया का भी महीना कमा सकते हो, आप चाहो तो मेरे तरह 2.5 लाख का भी महीना कमा सकते हो, आप चाहो तो विशाल सर के तरह 4.5-5 लाख का भी महीना कमा सकते हो, आप चाहो तो हमारे गुरुदेव मनोज शर्मा सर के तरह 17-18 लाख का भी महीना कमा सकते हो, आप चाहो तो अनु शर्मा सर के तरह 35 से 40 लाख रुपया का भी महीना कमा सकते हो, और यदि आप चाहो महिपाल सर और शिव कुमार सर के तरह 80-90 लाख का भी महीना कमा सकते हो। डिपेंड आप पे करता है, डिपेंड आप पे करता है। देखो, पैसे कहीं भी कमाए जा सकते हैं, पैसे कहीं भी कमाए जा सकते हैं। मेजॉरिटी पीपल की डिजायर होती है कि वो अपने जिंदगी में सफल होना चाहता है, लेकिन यदि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग से पैसे कमाने की चाहत रखते हो ना, तो 5 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला, यदि आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हजारों कमाना चाहते हो तो लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लाखों कमाना चाहते हो तो करोड़ों में इन्वेस्ट करना।
यदि करोड़ों कमाना चाहते हो तो अरबों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही बातें नहीं चलती, इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद एक बहुत बड़ा रिस्क आपको कवर करना पड़ेगा, बहुत बड़ा रिस्क आपको कवर करना होता है। क्या पता जो दुकान आपने खोला है वहां पे कस्टमर आएगा ही, रिस्क है। क्या पता शॉर्ट सर्किट लग जाए और हमने जो पूंजी लगाया सब जल के नाश हो जाए, रिस्क है। क्या पता खगड़िया में हमने एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल खोल दिया और बाढ़ आ जाए, क्या पता हमने जिस स्टाफ को रखा है वही दगाबाज हो जाए और वो कुछ गड़बड़ कर दे, क्या पता एंटी सोशल एलिमेंट आके हमारे उस शॉपिंग मॉल पे धाबा बोल जाए और हमारी सभी जमा पूंजी को नष्ट कर दे, रिस्क है। इसके अलावा कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो लिमिटेड है। आप मुझे बताओ, इस खगड़िया में यदि आप एक बर्गर का दुकान खोलते हो, चलो बर्गर को साइड हटाते हैं, मैं आपको कहता हूं इस खगड़िया में यदि आप हीरो का शोरूम खोलते हो मोटरसाइकिल का, तो क्या बेगूसराय का इंसान इस खगड़िया में खरीदने आएगा क्या? क्योंकि वहां तो ऑलरेडी शोरूम है ना, तो मार्केट तो सैचुरेटेड है ना आपका। लेकिन मेरा आपसे कहना है कस्टमर लिमिटेड है, लेकिन मेरा आपसे कहना कि आज आपने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके एक शोरूम खोला और आज से 6 महीने के बाद कोई और 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके आपसे 10 किलोमीटर दूर दूसरा शोरूम खोल लिया, तो आपका मार्केट इफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? आज यदि आपने लाखों रुपया इन्वेस्ट करके एक कपड़ा का शोरूम यहाँ पे खोला और आपसे 100 मीटर 200 मीटर दूर किसी ने 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करके कपड़ा का शोरूम खोल दिया, तो आपका मार्केट डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? आपका सेल घटेगा कि नहीं घटेगा? इन द सेंस कंपटीशन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे आपको फेस करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा आपके पास जिस इंडस्ट्री को आप लीड करने वाले हो, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस सेक्टर का टैलेंट भी आपके पास होना चाहिए, हाँ या ना? मुझे बताओ, एक शर्मा जी सोनार का दुकान खोल ले, सोना चांदी का दुकान खोल ले, तो वो सफल हो पाएगा क्या? क्योंकि उसे तो काठ के बारे में नॉलेज है ना। मैं कहता हूं एक सुनार जो सोना चांदी में डील करता है, वो यदि कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलता है, वो शर्मा जी का दुकान खोल ले, तो क्या वो सफल हो पाएगा? क्यों? क्योंकि टैलेंट वेरी करता है ना? और सिर्फ यही नहीं, टाइम बॉन्ड ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टाइम बॉन्ड भी सबसे ज्यादा महत्व रखता है इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। आप मुझे बताओ, यदि आप 45-50 साल की उम्र में हो गए, उसके बाद यदि आप चाहो कि मैं कोई दुकान खोल के वहां से सफल होता हूं, इज इट पॉसिबल क्या? आपकी बॉडी आपको साथ देगा? लेकिन मेरे दोस्त, ये जो 5 फैक्टर है, इस 5 फैक्टर को यदि आप डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ने की कोशिश करो, डायरेक्ट सेलिंग में भी ये 5 फैक्टर जरूरी है। लेकिन जो पहला था इन्वेस्टमेंट, तो मैं आपको कह सकता हूं जीरो इन्वेस्टमेंट से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरू होती है। यहां जो पैसे आप लगाते हो, उस पैसे के बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। यदि आपने 27 स्पीसीज बिजनेस का स्टार्टअप किया है, 4 से 5 हजार रुपया यदि आपने लगाया है, तो उस 4 से 5 हजार रुपया का प्रोडक्ट आपने लिया है। यदि आप 100 एसपी से इस बिजनेस की शुरुआत किया है, 16 से 17-18 हजार रुपया यदि आपने इस इंडस्ट्री को दिया है, तो 16-17-18 हजार का प्रोडक्ट आपने लिया है और उस प्रोडक्ट को आपने कंज्यूम किया है। बोलो हाँ या ना? कौन ऐसा घर है जिसका एक साल में 15 हजार रुपया डॉक्टर के पास नहीं जाता होगा? कौन ऐसा घर है जो एक साल में 15 हजार रुपया का मसाला अपने किचन में नहीं इस्तेमाल करता होगा? बताओ मुझे। कौन ऐसा घर है जो कॉस्मेटिक आइटम साल भर में 15 हजार का इस्तेमाल नहीं करता होगा? कोई ऐसा घर है क्या? तो आपने भी वही काम किया है, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? जीरो। और जब आपका इन्वेस्टमेंट ही जीरो है, तो इस इंडस्ट्री में कोई रिस्क है क्या? मैंने जब पैसे ही नहीं लगाए तो क्या रिस्क? आपने कोई दुकान खोल के तो नहीं रखा ना कि आपके स्टाफ जो जाके उसमें आग लगा देगा, या आपका पैसा चोरी कर लेगा, या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसा कोई दुकान तो आपने रखा है क्या? चूंकि इन्वेस्टमेंट जीरो है, इसके लिए रिस्क। और बातें यदि मैं कंपटीशन की करूं, तो मेरे दोस्त, मैं तो कहता हूं, आप जितने लोग यहां पे उपस्थित हैं, आप जितना ज्यादा मेरे से कंपटीशन करेंगे, मैं अपने आप को उतना ज्यादा सौभाग्यशाली मानूंगा, हाँ या ना? वैसे ही आप इस इंडस्ट्री के हिस्सा बनते हैं, जितने आपके डेप्थ डाउनलाइन आपसे कंपटीशन करता है, आपकी किस्मत उतनी ज्यादा चमकती है।
तो यहां कंपटीशन को निगेटिव वे में नहीं, कंपटीशन को पॉजिटिव वे में लिया जाता है। और इसके अलावा जो हमने टैलेंट की बातें करें मुझे बताओ, जब आपका अपलाइन आपके पास इस बिजनेस को लेके गया, जब आपका अपलाइन, आपका स्पॉन्सर आपको इस बिजनेस के बारे में डिस्कशन किया था, क्या उन्होंने आपसे टैलेंट पूछा था? क्या पूछा था? आपके पास जो भी टैलेंट है, गाड़ी चलाने का टैलेंट है फिर भी ओके, खेती करने का टैलेंट है फिर भी ओके, डॉक्टरी का टैलेंट है, जिस भी कदर की टैलेंट आपके पास है एसलीपीएस में एक्सेप्टेड है। बोलो हाँ या ना। और शायद आपको याद होगा जब आपके अपलाइन आपको इस इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग करवा रहा था, उस टाइम उन्होंने आपसे टाइम बाउंडेशन के बारे में कुछ डाटा नहीं लिया था क्या? पूछा था कितने उम्र के हो गए हो? ऐसा किसी ने बोला था कि आपका उम्र ज्यादा हो गया है, अब जो है आप एसलीपीएस में सफल नहीं हो पाएंगे? मतलब टाइम बाउंड भी नहीं है। ये जो पांचों फैक्टर है, ये अलौकिक बनाता है डायरेक्ट सेलिंग को, मैचलेस बनाता है डायरेक्ट सेलिंग को, और द्वितीय बनाता है डायरेक्ट सेलिंग को। किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है इस इंडस्ट्री में। मुझे बताओ, आपके पास जो अपलाइन गया था प्लान दिखाने के लिए, क्या उसने पूछा था कि आप कहां तक पढ़े लिखे हो? आप 12वीं पास हो या ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, पूछा है क्या? पूछा था। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक कपड़े के दुकान पे नौकरी के लिए जाओ, यहां पे सामने है एक मॉल है, क्या नाम है उसका? सिटी कार्ड में आप जाओ, आप जॉब के लिए अप्लाई करो, सैलरी एक्सपेक्टेड कितना होगा? 10,000 से 12,000 रुपया। लेकिन सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कहां तक पढ़े लिखे हो, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, हाँ या ना? सर सिटी कार्ड की तो बात छोड़ दो, किसी भी जगह आप नौकरी के लिए अप्लाई करो, नौकरी का डिमांड करो, उम्मीद रखो नौकरी के लिए, तो वो आपसे आपका क्वालिफिकेशन पूछता है, कहां तक पढ़े लिखे हो, हाँ या ना? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जाता है। एक्सपीरियंस, मुझे बताओ, जब आपके अपलाइन ने आपसे अप्रोच किया था इस बिजनेस को लेके, क्या आपको बोला था कि आपने इससे पहले कौन सी कंपनी में कितने दिन का एक्सपीरियंस लिया है? पूछा था? लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप बाहर मार्केट में किसी भी काम के लिए आप चले जाओ, इवन आप किसी होटल में वेटर का काम के लिए जाओ, वो आपसे पूछेगा इससे पहले कौन से होटल में तुमने काम किया था। आप जलेबी बनाने के लिए किसी होटल में जाओ, पूछेगा इससे पहले किस होटल में तुम जलेबी बना रहे थे। मैं कहता हूं आप स्वीपर के काम के लिए जाओ, आपसे पूछेगा इससे पहले कहां स्वीपिंग का काम कर रहे थे। अरे ये तो छोड़ो, आप अपने घर में किसी दाई को रखते हो ना, जो बर्तन मांजती है, जो आपके घर में झाड़ू देती है ना, उससे भी आप पूछते हो दीदी आज से पहले किसके घर में आपने काम किया था। वो काम जहां से 5,000 10,000 रुपया का महीना ही कमाया जा सकता है, जहां अपने आत्मसम्मान से हमेशा समझौता किया जाता है, वैसे काम में भी आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाता है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पे आप अपनी जरूरत नहीं, अपने चाहत के अनुसार पैसे कमा सकते हो, लेकिन आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछता है। पूछता है क्या? आप सोचो, यह है डिफिनेशन इस डायरेक्ट सेलिंग का। आप दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाओ, आप करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके एक शॉपिंग मॉल खोल लो, या फिर किसी भी काम में अपने आप को एंगेज करो, मेरे भाई एरिया लिमिटेशन है वहां पे। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, यदि आप रेमंड का शोरूम खगड़िया में खोलते हो ना, तो बेगूसराय के लोग आपसे खरीदने नहीं आएगा, एरिया लिमिटेशन है। आप यदि पिज्जा का एक शोरूम यहां पे खोल लेते हो ना, डोमिनोज का, तो बेगूसराय का लोग आपके यहां पे नहीं आएगा खाने के लिए।
और पूर्णिया और नौगछिया भागलपुर के लोग नहीं आएंगे खाने के लिए, बिकॉज एरिया लिमिटेशन है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप चाहो तो आप कन्याकुमारी में भी बिजनेस कर सकते हो, आप जम्मू कश्मीर में भी बिजनेस कर सकते हो, टोटली डिपेंड अपॉन यू, जहां मन करे वहां बिजनेस कर सकते हो, नो एरिया लिमिटेशन। और मुझे तो एक बात समझ में आती है, एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 5 कलम का दाम 25 रुपया होगा। तो मुझे ये बातें समझ में आती है, यदि मेरा कस्टमर लिमिटेड है तो मेरा इनकम भी लिमिटेड होगा, यदि कस्टमर मेरा अनलिमिटेड है तो मेरा इनकम भी अनलिमिटेड होगा। और कस्टमर अनलिमिटेड तभी होगा जब हम अनलिमिटेड एरिया में बिजनेस कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट सेलिंग मुझे ऑप्शन देती है अनलिमिटेड एरिया में बिजनेस करने का। मेरे दोस्त, आज मैं आपसे कह सकता हूं, इवन आप एक चाय का दुकान भी खोलते हो ना, तो छोटे छोटे 2 बच्चे को रखते हो, भले बाल मजदूर ही क्यों ना हो, लेकिन रखते हो 2 बच्चे को कि चाय दुकान दुकान पहुंचाएगा, जूठा गिलास को उठा के लाएगा। बोलो हाँ या ना। आप एक होटल खोलते हो ना, चाट मसाला वाला, वहां पे भी आप 1-2 हेल्पर को रखते हो कि कस्टमर को प्लेट ऑफर करेगा, और जब कस्टमर खाना खा लेगा, चाट खा लेगा, तो उस प्लेट को ये वॉश करेगा, यानी कि मैन पावर। आज ये होटल है ना, इस होटल में भी मैन पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिशियन कोई और होगा, स्वीपर कोई और होगा, और भी मैनेजर कोई और होगा, हाँ या ना। दुनिया के हर एक बिजनेस में मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इकलौता ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहां कोई मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बताओ, मैं आप में से किसी को सैलरी देता हूं क्या? आप किसी को सैलरी देते हो क्या? हमारे जो अपलाइन है वो किसी को सैलरी देता है क्या? विदाउट मैन पावर, जहां मैन पावर ही नहीं लगा, जहां स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं लगा, वहां नुकसान की कोई गुंजाइश है क्या? अरे बेवकूफ हैं वो लोग जो आपसे कहते हैं कि मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग किया, लाखों का नुकसान हो गया। मुझे आज तक समझ में नहीं, साला लाखों रुपया तो नेटवर्क मार्केटिंग में लगता ही नहीं, तो तुम्हारा नुकसान कैसे हुआ? इसका मतलब है 461 के अलावा तुमने कहीं और दिमाग लगाया। अरे लड़की से शादी करोगे, लड़का और लड़की से शादी करोगे तभी तो परिवार बढ़ेगा ना। ताली बजाने वाले से शादी कर लोगे तो उम्मीद रखोगे परिवार बढ़ाने का, बढ़ेगा? बताओ मुझे, बढ़ेगा? डायरेक्ट सेलिंग करोगे तब तो सफल होगे ना। तुम तो कहीं और दिमाग लगा रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? मैं कहना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रोफेशन है, डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रोफेशन है, लेकिन 2 लोगों के अंदर कुछ मिथ्या घर कर गई है, मिसकंसेप्शन। लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो सफल होता है। इस इंडस्ट्री में जो लोग पहले ज्वाइन कर लेता है वही पैसा कमाता है। इस इंडस्ट्री में नीचे वाले लोगों को कुछ नहीं मिलता। मेरे दोस्त, मैं आपको कहना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया तो कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। मुझे बताओ, यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उस कंपनी में एमडी का पैसा सबसे ज्यादा है, सैलरी जो मैनेजमेंट पे है, जो एचआर पोस्ट पे है उसका सैलरी सबसे ज्यादा है, या फिर जो क्या बोलते हैं स्टाफ के पोस्ट पे है उसका सैलरी ज्यादा है? किसका? अरे मैं कहता हूं एक स्कूल में प्रिंसिपल जो प्रोफेसर है उसका सबसे ज्यादा सैलरी होगा या चपरासी का? किसका? प्रिंसिपल का ना। तो डायरेक्ट सेलिंग में महिपाल जी का ज्यादा पैसा आएगा या फिर आप ब्रॉन्ज का? और यदि महिपाल जी को सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है तो गलत है क्या? तो सामने वाले जो लोग कह रहे हैं ना, कृपया करके जानकारी इकट्ठा कीजिए और सामने वाले को जवाब दीजिए कि तू बेटा है ना, कितना भी ज्यादा जिंदा रह जाओ, बाप से ज्यादा बढ़ ही नहीं पाओगे। बाप यदि 50 साल का है तो बेटा 55 साल का हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो। पीपल हु ज्वाइन अर्लियर, अरे एक ब्रॉन्ज के नीचे 100-200 एसपी का बिजनेस होता है एक सप्ताह में,
और महिपाल सिंह के नीचे एक सप्ताह में लाखों नहीं करोड़ों एसपी का बिजनेस होता है, तो वो करोड़ों में कमाएगा ना। ये सच्चाई है। और ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में यही सच है, बट लोग इस चीज को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते। मैं कहता हूं ब्रॉन्ज छोड़ दो, जो फ्रेशर है उसकी इनकम कम होती है, वो कम पैसा कमाता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक होटल में जो झाड़ू मारने वाला लड़का है उसका पैसा जलेबी बनाने वाला से ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है ना, तो स्वाभाविक है ना यार। ब्रॉन्ज है तो पैसा तो कम ही आएगा ना, सिल्वर है तो पैसा कम ही आएगा ना, गोल्ड है तो पैसा कम ही आएगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन एक मेडिकल बातें बताता हूं, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हैं और कोई भी इंसान यदि आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाला आपसे डिस्कशन कर रहा है, कुछ बातें जो दोनों में बराबर है, जैसे मैंने बोला नीचे वाले लोग कम पैसा कमाते हैं दोनों में, ऊपर वाले लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं दोनों में, नीचे वाले के इफर्ट से ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, ये दोनों काम में होता ना। स्कूल में प्रिंसिपल का सैलरी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इफर्ट कौन लगाता है? मास्टर जी लगाता है कि नहीं लगाता? डायरेक्ट सेलिंग में सीनियर लीडर का पैसा ज्यादा आता है, लेकिन इफर्ट कहां से ज्यादा होता है? ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इमरल्ड, टोपाज, रूबी, सफायर, स्टार, सफायर, डायमंड। बात समझ में आई? लेकिन एक मैरिकल चीज है जो डिफर करती है। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और यदि आप नहीं हो, मान लो आप नहीं हो, तो जिस भी काम को आप अंजाम कर दे रहे हैं, क्या आप समय को सुनिश्चित कर सकते हैं क्या? यदि आप टीचर हैं तो आपको बताया गया है कि 9 बजे आपको स्कूल में जाना है और शाम के 4 बजे आपको स्कूल से निकलना है। कैन यू चेंज द टाइम? क्या आप चाह के भी शाम के 6 बजे स्कूल जाएंगे और रात के 11 बजे आएंगे? इज इट पॉसिबल? यू कैन नॉट चेंज योर टाइम। लेकिन यदि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपकी चाहत है, आप चाहो तो सुबह में काम करो, आप चाहो तो दोपहर में काम करो, आप चाहो तो रात में काम करो, आप चाहो तो सुबह के 4 बजे काम करो। आज तक आपके किसी अपलाइन ने आपको मना किया कि 4 बजे क्यों प्लान दिखा रहा है, रात के 12 बजे क्यों प्लान दिखा रहा है? किसी अपलाइन ने आपको मना किया? इन द सेंस टाइम फ्रीडम है। यू हैव टू चूज व्हेन यू वर्क। जब आपकी चाहत हो तब आप काम कर सकते हो। ये फैसिलिटी सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही दे पाती है और कोई नहीं। कपड़े का दुकान खोले हो ना तो सुबह के 10 बजे तक खोलना ही पड़ेगा और रात के 9 बजे तक खोल के रखना ही पड़ेगा। क्या यह संभव है कि शाम के 8 बजे कपड़ा का दुकान खोलो और सुबह के 4 बजे तक खोल के रखो? है ना? यदि आपने फॉर्चून की दुकान खोल के रखा है ना, सुबह 6 बजे खोलना पड़ेगा और रात के 10 बजे तक खोल के रखना पड़ेगा। यह कभी संभव नहीं हो सकता कि आप रात के 10 बजे खोलो और सुबह के 6 बजे बंद करो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके पास ऑप्शन है, जब आप चाहो तब इसे काम कर सकते हो। सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में, जब आप चाहो तब आप काम कर सकते हो। और इतना ही नहीं, यदि आप किसी सरकारी नौकरी में हो, यदि आप किसी प्राइवेट नौकरी में हो, या फिर आप किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो, यू हैव एरिया डिसाइडेड। आप इंडियन रेलवे में जॉब कर रहे हो ट्रैकमैन के रूप में, और यदि आपकी पोस्टिंग किसी जंगल में हो गई ना तो आपको उस जंगल में ही अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। आप यदि सरकारी टीचर हैं और यदि आपकी पोस्टिंग एक ऐसे गांव में हो गई जहां पे ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं है, बावजूद उसके आपको उस स्कूल में जाके ड्यूटी देना पड़ेगा। यदि आप नहीं दे सकते तो रिजाइन दीजिए। बोले हाँ या ना? और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स ने रिजाइन दिया है। एरिया लिमिटेशन, जंगल में या आपके घर से हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इस रेस्ट्रिक्शंस को भी खत्म कर देती है। नो एरिया लिमिटेशन। मन है तो खगड़िया में काम करो, मन है तो बेगूसराय में कर लो, मन है तो शाहपुर कमाल में कर लो, और थोड़ा मन बढ़ गया तो मुंगेर में कर लो। आपको लगता है कि मुंगेर के लोग अच्छे नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, गया में चले जाओ, पटना में चले जाओ,
आपको लगता है पटना के लोग अच्छे नहीं है, सहरसा में चले जाओ। आपको लगता है बिहार के लोग अच्छे नहीं है, झारखंड में चले जाओ। आपको लगता है झारखंड के लोग अच्छे नहीं है, आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, वेस्ट बंगाल में चले जाओ। जहां आपकी मर्जी है वहां जाके आप काम करो। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके आप डायरेक्ट सेलिंग को अंजाम दे सकते हैं। और बहुत जल्द एसएलपीएस आपको खुशखबरी देने वाली है, हिंदुस्तान तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी कोने में जाके तुम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इंसान कि आधी जिंदगी जो है ना काम में बीतता है, ये सच्चाई है, बोलो हाँ या ना। खास के मर्द प्रजाति के जो भी लोग हैं, अच्छा जो फीमेल हैं वो बुरा मत मानिएगा, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आधी जिंदगी मेहनत पे ही, काम में ही बीतता है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे खुद का आपका बिजनेस हो, किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, क्या आप अपने पसंद के लोगों के साथ काम कर सकते हो क्या? मान लो आप टीचर हैं, टीचर कहा जाता है लोगों में, बच्चों में संस्कार देता है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, बुरा मत मानिएगा कोई, ऐसा मैंने देखा है इस कलयुग में। आप टीचर हैं, आप संस्कारी हैं, आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, आपका विजन बहुत बड़ा है, लेकिन जिस प्रिंसिपल के नीचे आप काम कर रहे हैं वो प्रिंसिपल यदि कैरेक्टरलेस है, वो लुच्चा है, वो लफंगा है, हैव यू सच काइंड ऑफ ऑप्शन कि आप उस प्रिंसिपल को बदल दो? आप किसी शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हैं सेल्स बॉय के रूप में, सेल्स गर्ल के रूप में, लेकिन आपका जो कैशियर है वो कैरेक्टर का लूज इंसान है, क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस कैशियर को चेंज कर दो? आप किसी भी दुकान में काम कर रहे हैं, यदि आपके सीनियर, आपके सुपीरियर, आपके कोऑर्डिनेट्स, आपके सब कोऑर्डिनेट एंटी सोशल एलिमेंट है, तो क्या आप उसे चेंज कर सकते हो? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास ऑप्शन है। वंस यू हैव ज्वाइन इन एसएलपीएस, यदि आपको लगता है कि आप हमारे रजनीश सर के साथ ज्वाइन हुए और रजनीश जी के कैरेक्टर में थोड़ा दाग है, आप आगे बढ़ो ना, विश्वनाथ जी को पकड़ो, ऑप्शन। आपको लगता है विश्वनाथ सर का भी कैरेक्टर में दाग है, आप थोड़ा और आगे बढ़ो, सूरज सर को पकड़ो। हालांकि हमारे ये सभी लोग साफ सुथरा है, मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं बस एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहता हूं। और यदि आपको लगता है कि सूरज सर के भी कैरेक्टर में दाग है, तो है ना प्रवीण कुमार, पकड़ो, काम करो मेरे साथ। यदि आपको लगता है कि मेरे कैरेक्टर में भी दाग है, तो हमारे अपलाइन विशाल सर को पकड़ो। और फिर भी लगता है कि विशाल सर के भी कैरेक्टर में दाग है, तो अपनी कैरेक्टर को चेक करो। कहने का मतलब फ्रीडम है आपके पास, आप अपने पसंद के लोगों के साथ काम कर सकते हो। मुझे यदि ऐसा एहसास हो जाएगा ना कि हमारे कोई ऐसा अपलाइन है या फिर कोई ऐसा डाउनलाइन है जो ऐसे काम को अंजाम दे रहा है जो इस बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है, सेम टाइम उसको मैं डिनाई कर सकता हूं, सेम टाइम मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं। अपलाइन भी है तो दूसरा अपलाइन मुझे पकड़ने के लिए तैयार है, डाउनलाइन भी है तो दूसरा डाउनलाइन मेरे लिए तैयार है। मेरी बात तो समझ में आ रही है? और कहते हैं ह्यूमन बीइंग अ सोशल एलिमेंट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो भाई सब समाज को अपने पसंद के अनुसार चूज करो, इसी में तो खासियत है यार, क्योंकि जिंदगी का आधा टाइम तो तुम काम में ही बिता रहे हो। आपकी सोसाइटी का परिभाषा डिफाइन करोगे ना, जिस गांव में रहते हो वो आपकी सोसाइटी का सिर्फ 50% है, 50% तो आपका वो सोसाइटी है जिसके साथ आप किसी काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। एटमॉस्फेयर वहां भी क्रिएट होता है, तो आपका वो वाला एटमॉस्फेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव इंपैक्ट आपका वहीं से मिलता है। बोलो हाँ या ना? और ये ऑप्शन जो है आपको डायरेक्ट सेलिंग ही देती है मेरे दोस्त। व्हाट इज ए डायरेक्ट सेलिंग? समझ में? मैं कहता हूं कुछ भी समझ में नहीं आया तो बस इतना समझ जाओ, 98% पॉपुलेशन अभी बचा हुआ है। अरे 2% ही पॉपुलेशन इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट किया है तो टर्नओवर 22,000 करोड़ को क्रॉस कर गया। वो भी तब जब हिंदुस्तान में ये डायरेक्ट सेलिंग ना तो लीगल था ना तो इलीगल था, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं था, कोई ऐसा एमडी संजीव कुमार की तरह जिहादी इंसान पैदा
नहीं हुआ था। लेकिन अब हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स भी आ गए हैं, रेगुलेशंस भी आ गया है, और इस इंडस्ट्री को लीड करने वाली जो है संस्था ADSI भी आ गया है, और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिहादी इंसान मिस्टर संजीव कुमार सर भी आ गया है। अब तो बहुत कुछ होने वाला मेरे दोस्त।